नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में जहाँ पर हमने वीडियो को लास्ट टाइम छोड़ा था, लास्ट टाइम मैंने बात की थी कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। तो उसी के आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला वर्ड जो है वो क्या है, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो देशांतर से पहले हम लोग अक्षांश पढ़ चुके हैं। तो देशांतर क्या होते हैं, इस तरीके से जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में आप देखेंगे कि देशांतर जो होते हैं, लॉन्गिट्यूड, वो इस तरीके से खड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्कटिक है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। तो ये साउथ दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। इस तरीके से आप ग्लोब पे देशांतर रेखाओं को देखेंगे, कुछ इस तरीके से ये मिली होती हैं। तो ये देशांतर रेखा है, खड़ी हुई रेखाएं। ठीक है, तो क्या होता है, ग्लोब पर किसी भी स्थान की प्रधान यमोत्तर का मतलब होता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम से। ठीक है, प्रधान यमोत्तर सीधे सीधे क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर। तो ग्लोब पर किसी भी स्थान की प्रधान यमोत्तर से कोणीय दूरी को, उस स्थान को देशांतर कहते हैं। क्या मतलब है कि ग्लोब पर किसी भी स्थान की प्रधान यमोत्तर से कोणीय दूरी को। ठीक है, हमेशा मैं जब भी आपको अक्षांश की जो बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश होता है वो भी क्या होता है, कोणीय एंगुलर डिस्टेंस होती है। जो भी डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, कोण में होगी। तो देशांतर भी हमेशा क्या होगी, वो भी एंगल में ही होगी। ठीक है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये कोणीय दूरी जो होती है उस स्थान का देशांतर कहलाती है। समान देशांतर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो जो ध्रुवों से होकर गुजरती है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या मतलब है कि समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यह पूर्व से पश्चिम किस तरीके से, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। तो यह पूर्व से पश्चिम दिशा में, अगर हम ऐसे पूर्व से पश्चिम दिशा में चलें तो 180 डिग्री तक होती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 180 डिग्री तक होती है। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। विषुवत रेखीय पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 होती है। तो क्या मतलब है कि अगर आप ग्लोब पर अगर आप विषुवत रेखा को देखेंगे, विषुवत रेखा पर, और देशांतर हमारे इस तरीके से, तो आप पोल से आप जैसी विषुवत रेखा के नज़दीक आएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही आप उससे और आगे बढ़ते हैं तो वो दूरी कम होने लगती है। तो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा दूरी होती है। तो इनकी दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, जो कि ध्रुवों की ओर घटकर शून्य हो जाती है। समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है। तो देशांतर रेखाएं करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं, और जो अक्षांश क्या करता है, वो स्थान का निर्धारण करता है। ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम शॉर्ट में GMT कहते हैं, ये है क्या, इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली, क्या है, कहाँ पर है ये, शून्य देशांतर पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, और जगह कहाँ पर है, इंग्लैंड पे, शून्य देशांतर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। ठीक है, आप देखेंगे कि ग्लोब पे जितने भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस तरीके से जो खींचे गए हैं, उन्हें आप अगर ढूंढने निकलेंगे तो वो आपको कहीं मिलेंगे नहीं इस तरीके से। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिन्हें हमने अपनी सुविधा के अनुसार से इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो काल्पनिक रेखा मतलब इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी रेखा है। प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है या शून्य देशांतर है, तो सभी देश को क्या मानते हैं, मानक समय मानते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो टाइम में है जो डाइवर्सिटी आएगी, मतलब कहने को ये मतलब है कि दिन और रात का टाइम है वो उस स्थान के हिसाब से अलग होना चाहिए और हमारे स्थान के हिसाब से अलग होना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से समय का निर्धारण होता है, तो सभी देश उसको मानते हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। प्रमाणिक समय और स्थानीय समय, इसका क्या मतलब है, पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से निकाला गया समय स्थानीय समय कहलाता है। जैसे कि आप समझिए कि आप जैसे जिस स्थान पर हैं उस समय जो सूर्य के हिसाब से आप सूर्य के हिसाब से आप जो समय निकालेंगे तो वो आपका उस स्थान का लोकल टाइम कहलाएगा। ठीक है, स्थानीय समय बोलेंगे हम जिसे।
और दूसरी ओर किसी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के अनुसार लिया गया समय उस देश का प्रमाणिक समय कहलाएगा। ठीक है, तो किसी और किसी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं के हिसाब से जो समय लिया जाएगा उसे उसका क्या कहा जाएगा, प्रमाणिक समय कहा जाएगा। तो स्थानीय समय क्या हो जाएगा, सूर्य के हिसाब से निकाला जाएगा, और जो प्रमाणिक समय होगा वो देशांतर के रेखा के हिसाब से निकाला जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने समय के हिसाब से प्रमाणिक समय, स्थानीय समय को समझा। कंडेंसेशन, संघनन क्या होता है? जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। गैसीय अवस्था से जो, जैसे हमने वाटर वेपर है, गैस है कोई जल की, इस तरीके से जब आप जल को उबालते हैं तो वाटर वेपर बनती है। ठीक है, तो वे तरल या ठोस अवस्था में जब परिवर्तित हो जाती है, मतलब या तो फिर वो बूंद बन जाएगी या फिर जम करके बर्फ़ बन जाएगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यदि हवा का तापमान ओसांक बिंदु से नीचे पहुंच जाए, ओसांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर ओस बनने चालू प्रारंभ होती है, उसको हम आगे देखेंगे। तो ओसांक बिंदु से नीचे पहुंच जाए तो संघनन की प्रक्रिया में वायु के आयतन, तापमान, वायुदाब और आर्द्रता का प्रभाव पड़ने लगता है। यदि संघनन हिमांक से नीचे होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, तो तुषार, हिम और पच्छाद मेघों का निर्माण होता है। यदि संघनन हिमांक के ऊपर होता है तो ओस, कोहरा, कुहासा और बादलों का निर्माण होता है। संघनन की क्रिया अधिक ऊंचाई पर होने पर बादलों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो संघनन की अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं और उसके हिसाब से कब किसका निर्माण होता है ये हम समझ सकते हैं। ओस क्या होते हैं? हवा का जल वाष्प जब संघनित होकर के, तो हवा जो होती है हमारी, उसमें भी हल्की फुल्की जल वाष्प तैरती रहती है। तो जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुएं, जैसे कौन कौन सी घास होगी, पत्तियों पर जमा हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम ओस कहते हैं। तुषार या पाला, जैसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, जब संघनन क्रिया हिमांक से नीचे होती है तो जल वाष्प जल कणों के बदले हिम कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी को तुषार या पाला कहते हैं। कोहरा एक प्रकार का बादल है जो जल वाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल करीब होता है, तो कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, जल वाष्प का जो संघनन होगा वो धरती के करीब होगा, ज़मीन के करीब होगा, तो उससे कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे में कुहासे की तुलना में जल के कण अधिक छोटी और सघन होती हैं। जब भी आप देखेंगे तो कोहरे में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से होता है कि जल के जो कण होते हैं वो अधिक छोटे होते हैं और तथा सघन होते हैं। छोटे होने की वजह से संघनन ज़्यादा बढ़ जाता है। कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा है जिसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक रहती है। कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा है जिसमें कोहरे की अपेक्षित दृश्यता दूर तक होती है। तो क्या है कि कोहरे में दृश्यता कम होती है, जबकि कुहासे में दृश्यता थोड़ी दूर तक रहती है, देख सकते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से अधिक पर 2 किलोमीटर से कम होती है, जबकि कोहरे में आप अपने नज़दीक का बिल्कुल का नहीं देख सकते हैं। धुंध, स्मोग, बड़े शहरों में फैक्ट्रियों के निकट जब कोहरे में धुएं के कण मिल जाते हैं तो उसे धुंध कहते हैं। ठीक है, स्मोक का आजकल जैसे दिल्ली में अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो दिल्ली में स्मोक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है। तो जहाँ फैक्ट्री होती है तो जब धुएं के कण होते हैं तो उस कोहरे में मिल जाते हैं, तो उस धुंध के कण से धुंध की वजह से उस धुंध कोहरे की तुलना में ये सघन होता है तथा दृश्यता और कम होती है, और साथ ही साथ में कैसा होता है, ये हानिकारक भी होता है। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हवा में प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसमें ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या तात्पर्य है इसका कि जो हवा में जो प्रति इकाई अगर हम आयतन लें, वॉल्यूम ले लें, तो उसमें जो जल वाष्प की मात्रा है कि मतलब हवा में प्रति इकाई आयतन में, अगर हम मान लें हवा आई है, एक हवा का एक हमने रूप ले लेते हैं, और उसमें अगर एक ये हिस्सा अगर हम ले लें कि इस पर्टिकुलर हिस्से में ये वॉल्यूम है, इसमें जल वाष्प की मात्रा कितनी है, तो जल वाष्प की मात्रा जितनी होगी उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी हम निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। उसको मेजरमेंट किस में किया जाता है, ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है?
आर्द्रता को व्यक्त करने का यह आणविक उपयोगी तरीका है। हवा की प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर हम जल वाष्प को आयतन के रूप में देख रहे थे कि प्रति इकाई आयतन में, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रति इकाई भार में देख रहे हैं जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता। तो प्रति इकाई भार में जल वाष्प का भार कितना है उसी को हम विशिष्ट आर्द्रता कहेंगे। तो इसे मेजरमेंट किस में करते हैं, ग्राम प्रति किलोग्राम में। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी निश्चित तापमान पर वायु में जलवाष्प, जो जलवाष्प होता है निश्चित तापमान में वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा और उस वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ये देखें कि कोई निश्चित तापमान है, तापमान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो वायु में तापमान के हिसाब से जलवाष्प को धारण करने की क्षमता क्या है, तो उस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता उसके वायु की क्या कहलाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता कहलाएगी। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, परसेंटेज में। संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर। जब हवा किसी भी तापमान पर अपनी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है तब उसे सैचुरेटेड एयर कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह इतनी सैचुरेटेड, उतनी मतलब आर्द्रता ग्रहण कर लेती है कि वह अपनी क्षमता के बराबर, जितनी उसकी सामर्थ्य है उसके बराबर वो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, फिर उसके पश्चात वो उस आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, संतृप्त हो गया है, मतलब अब वो इससे ज़्यादा नहीं आर्द्रता ग्रहण कर सकता है। गुप्त ऊष्मा। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए 79 कैलोरी तथा 1 ग्राम जल को वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 607 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो वाष्प में ऊष्मा की यह छिपी हुई मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जल को हम वाष्प या गैस में कन्वर्टेड करते हैं तो कुछ ना कुछ ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। यही जो ऊष्मा होती है तो उसके जब वाष्प में यही जो ऊष्मा होती है जो उसको कन्वर्ट करती है, तो ये छिपी हुई ऊष्मा कहलाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तड़ित झंझा, थंडरस्टॉर्म। तड़ित झंझा तीव्र स्थानीय तूफान या झंझावत हैं जो विशाल और सघन कपासी मेघों से उत्पन्न होते हैं। इसमें नीचे से ऊपर की ओर पवन चलती हैं। तो पवनों का डायरेक्शन कैसा होता है, नीचे से ऊपर की ओर। मेघों का गर्जना होता है, बरसना होता है। यह संवहन का एक विशिष्ट रूप है, ठीक है। तो इस तरह की जो तड़ित झंझा जो मतलब काफ़ी तेज़ बारिश होती है, जिसमें गर्जना होती है और तेज़ी से बारिश होती है, ऐसा तब होता है जब संवहनी हवाएं चलती हैं। तो संवहनी हवाओं के चलने की वजह से क्या होता है कि एक लेयर से दूसरी लेयर तक तापमान और उसका वाष्पीकरण का जो एक सिस्टम होता है वो बढ़ता रहता है। तो एक लेयर से दूसरी लेयर गर्म होती है और हवा के माध्यम से, इस प्रकार से जब वायु पूरी संतृप्त हो जाती है और संघनन हो जाता है तो अचानक से वो संतृप्त होकर के तड़ित झंझा मतलब तीव्र रूप से वो गर्जना करने लगते हैं और बरसने लगते हैं। तो आगे मिलेंगे फिर से कुछ नए शब्दों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।